क्लास है इंटरमीडिएट, यूं कहें इंटरमीडिएट ही नहीं, ये 10वीं के लिए भी, 9वीं के लिए भी, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए। आप इसमें पढ़ के भी आए होंगे, शायद 11वीं में ना पढ़े हो या कुछ पढ़े भी हो, आप नहीं पढ़े हो। ये बात जो आज के इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं वो नरेशन की है। नरेशन, अब बात आती है कि नरेशन क्या और क्यों। नरेशन के दूसरे भी बुक्स में स्पीच भी मिलती है, नरेशन या स्पीच। नरेशन और स्पीच ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th और 12th में भी पढ़ा है। हाँ, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं इसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन नरेशन का जो बेसिक है वो वैसे का वैसा रहता है। फिर भी मैं मान रहा हूं कि मैं आपको बेसिक से इसलिए स्टार्ट करता हूं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन या स्पीच, जिसको हम हिंदी में कथन कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। कथन, कथन यानी बात कहना। कहने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। किसी बात को हम सीधे फेस टू फेस कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं, और दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरी कही गई बात आप तक किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचे, जो एक अप्रत्यक्ष तरीका हो सकता है। मैं सीधे आपसे रूबरू नहीं हुआ, तो सीधे जो बात करने का तरीका है उसको जनरली डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जो कुछ संशोधनों सहित आप तक पहुंचती है वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करें इस नरेशन को, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। नरेशन को या स्पीच को या स्टेटमेंट को डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है डायरेक्ट, यानी किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, यानी बिना किसी संशोधन के रख देना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता मतलब स्पीकर जो बात को कह रहा होता है, उसकी बात को बिना किसी संशोधन के कहने का, लिखने का, परोसने का तरीका जो है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और उसी वक्ता की कही गई बात को कुछ नियमों के साथ, कुछ नियमबद्ध तरीकों के साथ अगर हम परिवर्तित यानी संशोधन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। संशोधनों से जो कुछ सुझाव या संशोधन के साथ प्रस्तुत कर दी जाए वो होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, हमें जो आपके सिलेबस में मिलने वाली चीजें हैं, ये आपको 2 से 4 अंक का सवाल आता है ग्रामर पोर्शन में। इसमें 2 सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, 2 में से एक बदलना होता है। इसमें से किसमें बदलना होता है ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको परिवर्तन करना होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को जो आपके क्वेश्चन पेपर में एक्सरसाइजेस में दिया हुआ डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इसके बदलने के लिए मूलभूत 3 तरीके होते हैं। यानी कि जब आप इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, परिवर्तन के कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो सबसे पहला परिवर्तन का तरीका है उसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउन का परिवर्तन, किस तरह से प्रोनाउन बदलते हैं, यानी चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा जो सीखना है आपको इसमें चेंज ऑफ टेंस, यानी कि आपको ये भी जानना होगा कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं, चेंज करते हैं, जब यानी कि चेंज, ठीक है, जब डायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हमें ये 3 सिस्टम समझना पड़ेगा। पहला मैंने जैसा कहा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस में चेंजेस आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, टेंसेस में कैसे परिवर्तन करते हैं। और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिकली 3 सिस्टम आपको सीखना है। तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण की जो विषय है जो सीखने के लिए है, वो सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन सीखना चाहिए कि किस तरीके से प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब मैं जो आपको बताऊंगा
किस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन पर भी आपसे बात करता हूँ। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन कैसे पहचाने जाते हैं कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। तो पहली जो सिचुएशन आती है वो डायरेक्ट नरेशन की आती है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन पेपर, जिसको हम देखकर, पढ़कर, समझकर जान जाते हैं कि क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे राम said to सीता, ठीक है। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, याद रखिएगा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सजावटी नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है डायरेक्ट नरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पर मैं लिखता हूं यू आर माई वाइफ, ये सेंटेंस लिखा मैंने। लिखने का तरीका याद रखिएगा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और ये कॉमा है। इसके लिखने के तरीके में ये भी आप याद रखेंगे, आपने 9th 10th में पंक्चुएशन पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब आप पहला शब्द लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल। अब इस पर कुछ बातें करते हैं। इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्पीकर, दैट इज द स्पीकर, राम इज द स्पीकर, यानी वक्ता जो बात को कह रहा है। अब जो स्पीकर है और ये लिसनर है, यानी ये कह रहे हैं और सीता सुन रही है। और ये कह क्या रहे हैं, जो वक्ता कहता है, वक्ता जो कहता है वो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज रखी जाती है यानी लिखी जाती है, उसको नरेशन के अंदर रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज प्लेस की जाती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात आती है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक हिस्सा यहां भी रखा गया है। जैसा मैंने अभी कहा कि राम, ये अगर यहां पर देखें तो ये स्पीकर है, स्पीकर या यूं कह लें कि ये सब्जेक्ट है। और यहां पर अगर बात करें, हाँ एक चीज और इसी के साथ जुड़ सकती है कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हमें ये सिखाया जाता है कि जो बात को कह रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जो बात को कह रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और जो बात को सुन रहा होता है, जैसे यहां पर ये हमारी लिसनर है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, लिसनर है ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या यूं कह लें किसको हम अब सेकेंड पर्सन कहेंगे, यानी कि जो बात को सुन रहा होता है वो सेकेंड पर्सन कहलाता है। इसी में हालांकि पूरे को, इस पूरे पोर्शन को यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम जनरली रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो वर्ब का काम यहां पर ये सैड कर रही है, सैड यहां पर वर्ब का काम करती है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसी को ऑब्जर्व करना आपको है, क्योंकि कई चीजें धोखा खा जाते हैं। कई बार मैंने देखा सेंटेंसेस में, इसी के आधार पर जब मैं सेंटेंस को थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं तो वहां गलतियां कर बैठते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि सैड, हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब तो कहा जाता है किताबों में कि ये पूरा, लेकिन वर्ब तो यही है, सैड वर्ब है यहाँ पे। इस वर्ब का परफॉर्मर यहाँ पर राम है, एंड दैट इज द स्पीकर एंड आल्सो द सब्जेक्ट। और मैंने अभी कहा कि जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पर इस बात पे कहा जाता है कि जो बात कह रहा है, काम यहां पर राम बात कह रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे सुनने वाली सीता है तो ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन में है, और क्या कहा जा रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये तो बात होगी थोड़ी सी पहचान की कि कैसे पहचाने कि सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में है या इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे बदला जाए। बदलने के लिए मैंने बताया बदलने के तरीके भी कई, 3 तरीके खास करके, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे कैसे
प्रोनाउन बदलते हैं। हालांकि मैं इसको बता दूं, इसका जो इनडायरेक्ट लिखा जाएगा वो हो सकता है राम, और नियम के अनुसार अब ये बताया जाएगा बात नियम इस सैड को क्यों टोल्ड किया गया, या राम सैड टू इस पूरे वर्ड को कन्वर्ट कर दिया गया टोल्ड में। फिर आपके लिसनर है सीता। अब यहाँ पर इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को, यानी आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टर्स आते हैं। और यहाँ पर कनेक्टर क्या मिलेगा, असर्टिव सेंटेंस है, जैसा अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव है, इसलिए कनेक्टर क्या मिला, दैट। यहां पर है यू, ये यू है। इस यू को हम अपनी प्रोनाउन टेबल में ऑब्जर्व करें तो ये सेकंड पर्सन का है। अब इस पर बात करेंगे कि बदलने का तरीका कैसा आएगा। सेकंड पर्सन, यहां पर देखें मैंने जैसा लिखा सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन सीता से बदलेगा और सीता के लिए प्रोनाउन मिलेगा शी, शी। और टेंस बदल जाएगा, पास्ट टेंस में इसका पास्ट जाएगा, सीता सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज। माई फर्स्ट पर्सन का है, आप फर्स्ट पर्सन के पास जाओगे, राम, राम के लिए मैस्कुलिन जेंडर है हिज, और नाम में कोई चेंज नहीं होता है, वाई। अब ये जो सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है ये इस डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है, यानी राम टोल्ड सीता दैट शी वाज हिज वाइफ। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके पहला प्रयास जो आपको करना है, कैसे प्रोनाउन बदलते जाते हैं, एक से दूसरे में चेंज कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको एक प्रोनाउन टेबल में बताऊंगा और उसका यूज करना सिखाऊंगा। इस तरह से आप प्रोनाउन टेबल यूज करिए और सेंटेंसेस को चेंज करने की कोशिश करिए। ये मैं अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करके आपको शेयर करता रहूँगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो अगला जो हमारा कंटेंट है इस पे कि प्रोनाउन टेबल का यूज कैसे करते हैं और प्रोनाउन टेबल होती क्या है। तो इसके लिए मैं आपको प्रोनाउन टेबल 2 मिनट बना लगेगा, हालांकि आपने इसको जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा। प्रोनाउन टेबल, ये प्रोनाउन टेबल आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप पर्सन का एक कॉलम बनाइए, फिर इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्टिव केस का कॉलम बनाइए। कहीं कहीं आपको यहाँ पर नॉमिनेटिव केस भी मिलेगा, सब्जेक्टिव केस, और इसके बाद आप यहाँ पे पॉजिटिव केस का कॉलम बनाइए, पॉजिटिव केस का कॉलम बना लीजिए। फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस का कॉलम बना लीजिए। इस तरह से ये आप 3 कॉलम बनाइए पर्सन का, और इसको आप बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप अपना पेन पेपर लेकर के आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, या आप तो मोबाइल में इसको स्क्रीनशॉट से मैनेज कर लीजिए। इसमें मैं फर्स्ट पर्सन लिखता हूँ, यानी ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यहाँ पर आप सेकंड पर्सन लिखिए और यहाँ पर आप थर्ड पर्सन लिखिए। ये पर्सन हो गए। मैंने जैसा आपको डिस्क्राइब किया, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड द थर्ड पर्सन अबाउट whom we are discussing। यानी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो बात को कहता है यानी वक्ता जो बात को कह रहा होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात को सुन रहा होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बातें होती हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे सब्जेक्टिव केस में 2 प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आई का जो पॉजिटिव केस है तो आपको माई भी मिलेगा और माइन भी मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस है, माई ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बात करें ये आवर होगा और ये आवर्स हो जाएगा, डिफरेंसेस वही हैं। और लास्ट में आप चले तो यहाँ पे आपको मिलेगा मी और ये मिलेगा आपको अस। फिर आगे सेकंड पर्सन में चलते हैं। सेकंड पर्सन में आपको सब्जेक्टिव केस में यू मिलेगा और यहाँ पर आपको योर भी मिलेगा और योर्स भी मिलेगा। फिर वही बात, योर जो है आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है, योर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। और एक चीज यहाँ पर आपको गौर करनी होगी
इसके ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जब भी किसी वर्ब का वो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्टिव केस यानी कि हमेशा वर्ब से पहले मिलता है, एक्शन वर्ब से पहले मिलेगा अगर यू, तो आप समझ जाइएगा कि वो सब्जेक्टिव केस में है। अगर ये आपको एक्शन वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आपको और टेबल थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आपको मिलेंगे कुल 4। कौन कौन से हैं? पहले हम बात करते हैं शी, ही, दे और इट। ये सभी जो 4 मैंने लिखे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस है इनकी। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ हर मिलेगा और हर्ष भी मिलेगा, डिफरेंस वही सेम है। यहाँ पर आपको सिर्फ हिज मिलेगा, यहाँ पर आपको डियर मिलेगा और डियर्स मिलेंगे। इसमें आपको इट्स मिलता है और एक इसका हिस्सा ब्लैंक रहता है, इट्स ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस में हर मिलेगा, आपको हिम मिलेगा और यहाँ पर देन मिलेगा और ये इट रहेगा। इट नॉट इफ, दैट्स इट, इट। ओके, ये आपकी प्रोनाउन टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पेज पेपर लेके बैठे हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसका यूज कैसे होगा ये, हालांकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आप नोट करके रखिएगा। इसके साथ ही साथ 2 चीजें और आपको सीखनी है, मैं उसको भी बना देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो जरूरत पड़ती है आपको, एक छोटे से फार्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फार्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, मैं उसको भी लिख रहा हूं। ये सारी चीजें अगर आपको लर्न होंगी और मैच कराना आ जाएगा, यानी कि इसको इंटरचेंज करना आप सीख गए, तो आप मान के चलिए आपने नरेशन का 60% आपको लर्न हो गया, आधा काम खत्म।